अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूँ फरवा वहीद। नाज़रीन, अमेरिका का दावा है कि आबदा हुर्मुज़ से बारूदी सुरंगों का खात्मा कर दिया गया है, सफाया कर दिया गया है। जबकि ईरान ये कह रहा है कि आबदा हुर्मुज़ में एक भी अमेरिकी बहरी बेड़ा मौजूद नहीं है। मुज़ाकरात आगे बढ़ते हैं, ना ही जंग का मुकम्मल तौर पर खात्मा होता दिखाई देता है। अलबत्ता पाकिस्तान मुवाहिद मुल्क है जो ईरान और अमेरिका के माबैन जंगबंदी कराने के लिए दिन रात तगदो कर रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी गुज़िश्ता 2 दिनों से ईरान में मौजूद हैं। मुख्तलिफ मुलाकातें भी उन्होंने अहम नौइयत की हैं। जबकि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी बयान दे रहे हैं कि ईरान और अमेरिका के जो मुज़ाकरात हैं वो बहुत हद तक जो है कामयाबी के करीब पहुंच चुके हैं और दोनों जो फरीकैन हैं वो मुज़ाकरात के लिए अपनी-अपनी शराइत जो है वो भी कंपाइल कर रहे हैं। अच्छे शराइत अमेरिका को भिजवाई हुई हैं ईरान की जानिब से, जबकि अमेरिका भी अपने मुतालबात की एक लंबी फहरिस्त तैयार किए हुए बैठा हुआ है, जो थमा भी चुका है पाकिस्तान को और ईरान तक पहुंचा भी चुका है। अब देखना ये है कि अपनी जिद और अना से पीछे हटते हुए क्या विदाउट वेस्टिंग एनी मिनट मुज़ाकरात दोबारा से हो सकते हैं? क्या इस्लामाबाद अकॉर्ड जो तय पाया था उसे कंटिन्यू किया जाएगा, कोई नया मुआहिदा होगा या नहीं? इस पे बात करेंगे। हमें जॉइन किया है साबिक एम्बेसडर जीआर बलोच साहब ने, इनके साथ-साथ दिफाई दर्जाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड अलाउद्दीन साहब भी हमें जॉइन कर चुके हैं। बाबा साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी जॉइन करने के लिए और जीआर बलोच साहब आपका भी बहुत शुक्रिया जॉइन करने के लिए। मैं एम्बेसडर साहब से आगाज़ करती हूँ। एम्बेसडर साहब, मुझे ये बताइएगा कि कोशिशें और काविशें तो जारी हैं, लेकिन उसके इन बिटवीन इस किस्म के बयानात भी ट्रम्प साहब की तरफ से आ रहे हैं कि ट्रम्प को भी सिक्योरिटी थ्रेट है, जिस तरीके से ही चेंज हिज व्हीकल और जो सिक्योरिटी के इश्यूज बताए जा रहे हैं। क्या ये मामला इतना ही इंटेंस है जितना रिपोर्ट किया जा रहा है, या बिहाइंड कर्टन ब्रेक थ्रूज भी सामने आ रहे हैं? देखिए, ट्रम्प की आप जो उसका सोशल मीडिया है उसपे ना जाइए, ठीक है? वो बोलता है कि मैं अपनी पॉलिसी इसी से चलाता हूँ और कोशिश भी की है उसने चलाने की, लेकिन अब जिस तरह से ईरानियन कौम, ईरानी स्टेट, ईरानी लीडरशिप ने अपने आप अपना लोहा मनवाया है मैदान जंग में, अब उसके पास कोई चॉइस नहीं रहा। तो अब तमाम ये कंसेंसस है हर जगह। हम नहीं कह रहे, हमने तो जंग के 2 हफ्ते बाद ही कह दिया था कि ईरान हैज़ वन द वॉर। इनफैक्ट माइन वाज़ द फर्स्ट ऐसे था जो छपा था। तो उसके बाद अब जो है वो उनके बड़े-बड़े प्रोफेसर्स जो हैं, जिसमें जॉन हैम्शायर है और बाकी जितने बहुत सारे हैं जो कर रहे हैं इस चीज़ को कंसेंसस के अमेरिका हार चुका है जंग। अब उसको मानने को तैयार नहीं है, या मानेगा तो किस तरह से प्रिटेंड करेगा कि मैं नहीं जीता। लिहाजा वो नहीं है क्योंकि दोबारा जंग पे जाएगा या दोबारा अपना जिद मनवाएगा, लेकिन वो एक नेगोशिएशन की स्ट्रैटेजी है कि बड़े-बड़े बयानात दो, डराओ, धमकाओ। लेकिन ईरानियन भी कहते हैं कि आपने बहुत डरा के देख लिया, धमका के भी देख लिया, अटैक करके भी देख लिया। सो मैं नहीं समझता, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान, कतर, ओमान जो है वो बड़े एक्टिवली दोनों के दरमियान बातचीत को जारी रखने में शामिल है। इसमें ख़ास तौर पर हमारे जो इंटरिम मिनिस्टर का जो विज़िट है तो ईरान इस वक़्त, और वो हाईएस्ट लेवल पे मिले हैं, उनके प्रेसिडेंट से मिले हैं, ईरान के मिनिस्टर पज़ेशियान से, वो फॉरेन मिनिस्टर से मिले हैं, अपने हम जो उनका है इंटीरियर मिनिस्टर काउंटर पार्ट उनसे मिले हैं पार्ट ईरान के। एग्जैक्टली। जी, काउंटर पार्ट जो है उनसे मिले। लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये सब चीज़ें जो हैं वो उस तरफ जा रही हैं, और मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह कोई ना कोई इसका हल निकल आएगा, क्योंकि दुनिया अफ़ोर्ड नहीं ठीक, कर सकती कि कोई ठीक। दोबारा फिर जंग छिड़े यहाँ पे, और एक बहुत बड़ा मुआशी बहरान दुनिया नहीं अफ़ोर्ड कर सकती। जी। ठीक, मैं ब्रिगेडियर साहब से भी इसी किस्म का सवाल करना चाह रही हूँ। ब्रिगेडियर साहब, जस्ट टू ऐड वन थिंग कि अभी जो खबर निकली थी कुछ देर पहले कि शायद
एक्सटेंशन की तरफ चले गए हैं, वो 60 डेज़ की जो एग्रीमेंट हुआ था। लेकिन सीनियर ईरानी ज़राए बेशक वो ईरान के हों या फिर अमेरिका के, वो दोनों तरफ से जो है इस बात की तरदीद कर रहे हैं, इसकी कोई तौसीह नहीं की गई है इस खबर की। बहरहाल लेकिन मोहसिन नकवी साहब, जैसे कि एम्बेसडर साहब भी फरमा रहे थे कि वो भी कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने भी बड़ी हाई लेवल मीटिंग्स की है, मोमिनी साहब से की है, पज़ेश्कियान साहब से की है। आपको लग रहा है कि वो 2 दिन से जो मौजूद हैं और जो ख्वाजा आसिफ साहब का बयान आया है सामने कि हम करीब हैं, क्या पाकिस्तान एक बार फिर कुछ पैगाम रसानी करने के लिए वहाँ पर मौजूद है तेहरान में, या फिर मामलात थोड़े से डिफरेंट है? बहुत शुक्रिया जी। बेसिकली पैगाम रसानी भी डेफिनेटली है और कुछ उनको बताने की कोशिश भी कर रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब और ईरानियन लीडरशिप या अदरवाइज उनके दरमियान हमांगी है, रीजन हम सबको पता है, तो कोई बात नहीं। पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि हम उनसे बातचीत कर सकते हैं और दुनिया में कोई नहीं कर सकता। ईरानियन लीडरशिप के साथ इस तरीके से पर्सनल लेवल के पर जाके पाकिस्तान के अलावा और कोई भी नहीं बात कर सकता, और वही हमने आज तक किया भी। और जो कुछ हम कर रहे हैं पूरी दुनिया के लिए कर रहे हैं, दुनिया के अमन के लिए कर रहे हैं, और तो इस वक्त कोई भी नहीं कर रहा। अगर साथ हमारे साथ सालिसी की कोशिश अमान और कतर कर रहे हैं, डेफिनेटली कर रहे हैं, बट उनका लेवल वो नहीं है जो हमारा लेवल है। तो मुझे पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह ये मुज़ाकरा डेफिनेटली रिज्यूम होंगे, और बुनियाद वही होगी, बुनियाद होनी भी वही चाहिए, इस्लामाबाद MOU। उसके अलावा ना ये मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं, ना उसके अलावा आगे ही चल सकते हैं, क्योंकि उसमें जिन 14 पॉइंट पे एग्री किया हुआ है वो सारे के सारे कंटेंशियस इश्यूज हैं, वही बोन ऑफ कंटेंशन है, उसमें आगे का रास्ता बताया गया है। उसी पे चल के, उस ब्रॉड बेस्ड एग्रीमेंट पे चल के आगे तो कोई ना कोई मुआहदा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दोनों फ्री की ज़ाहिर है, जंग आगे बढ़ा नहीं सकते, दोनों जंग से जान छुड़ाना चाहते हैं, सिर्फ अपनी अपनी फेस सेविंग की बात होती है, वो भी मिल जाएगी। 14 पॉइंट इस्लामाबाद MOU बेसिकली दोनों को फेस सेविंग प्रोवाइड करता है। तो मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि इससे सूरत हाल बेहतरी की तरफ जाएगी और पाकिस्तान की ये कोशिशें बराबर साबित होंगी और मुज़ाकरात का अच्छा, अमल अगर अगर दोबारा मैं शुरू होगा। स्ट्रेटेजिक लिहाज से आपने आपसे हुर्मुज़ सवाल पे करूँ, जिन्होंने अ, जी, अगर मैं स्ट्रेटेजिक लिहाज से आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँ कि पासदारान इन्कलाब जी जो कि डिसेंट्रलाइज्ड हुआ सिस्टम ईरान का, और हम देख ही रहे हैं कि जहाँ पर अब्बास अरागची साहब या कालीबाफ साहब गुफ्तगू करने के लिए पहुँचते हैं, आते हैं, इवन उनके जो प्रेज़िडेंट हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं। वहाँ पर जो पासदारान इन्कलाब है, उनका रवैया थोड़ा-सा मुख्तलिफ नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होता है। अब की बार भी उनकी तरफ से धमकियाँ दी गई हैं कि हम भी हमला करेंगे और हम भी जो अमरीकी और गैर अमरीकी तवानाई सिस्टम है, खत्ते में मौजूद, जो इंटरनेट से जुड़े हुए हैं या दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम उसको इसकी बार अब की बार निशाना बनाएँगे। ऐसा लग रहा है कि बहुत मुश्किल है, हो रहा है पाकिस्तान के लिए भी विदिन ईरान 2 ग्रुप्स को लेकर चलना। तो क्या ये दोनों, यानी कि अगर पासदारान इन्कलाब की बात करूँ और जो उनकी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, क्या ये एक पेज पे आपको नज़र आते हैं? फिलहाल तो कुछ मामलात में नजर नहीं आते, उसकी वजूहत हम सबको पता है, और इसीलिए मोहसिन नकवी साहब भी वहां पर 2 दिन से क्याम किए। मैं पासदार इनकलाब को भी ये सोचना चाहिए कि इस तरह के तर्ज अमल से भी आप बातचीत को आगे नहीं ले जा सकते, और मामला फहमी इसको नहीं कहते। मामला फहमी ये होती है कि जो जमीनी हकायक है उसके मुताबिक जो मैक्सिमम अपने मुल्क के लिए आप गेन कर सकते हैं आप करें। देखिए, आमना हुर्मुज़ अगर बंद होगी, अमेरिका को क्या नुकसान होगा? अमेरिका की तजारत तो यहाँ से नहीं होती। तेल की कीमतें अगर बढ़ेंगी दुनिया में, अमेरिका को नुकसान होगा। ईरान के ऊपर पाबंदियां लगी रहेंगी, अमेरिका को नुकसान होगा। उसके बाद ईरान ईरान की जो कम्युनिकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवस्टेट हो गया, अमेरिका को उसका नुकसान हुआ है। कोई भी नुकसान अमेरिका को नहीं, ईरान के एग्ज़ैक्टली। लिए मुश्किलात है, लेकिन उसके बावजूद ऐसा फ्रेमवर्क जब मिल गया 14 पॉइंट MOU, तो पासदारान इनकलाब को भी ये बात समझनी चाहिए, और ये भी उनको बताने की हम कोशिश कर रहे हैं। जो आपको मैंने पहले कहा कि कतर और अमान उस लेवल पे जाके नहीं जिस लेवल पे हम कर रहे हैं, और जो बेहतरीन शख्सियत जो इनकी पोलिटिकल लीडरशिप, यानी जो प्रेसिडेंट, फॉरेन मिनिस्टर और पासदारान इनकलाब को लेके आगे चल सकते हैं, और उनके रहबर हैं, उनके जो सुप्रीम लीडर है। पहले भी ये होता रहा, अली खामना भी सभी ये करते रहे। अभी बीच में गैप आया था मुख्तलिफ हालात और वाकयात की वजह से। उम्मीद है कि चूंकि अभी 2-3 दिन से उनका एक बयान भी है, उन्होंने कुछ तैनातियां भी की हैं, उम्मीद की जानी चाहिए। और कल की खबर थी कि उनके प्रेसिडेंट से मे बी फॉर द फर्स्ट टाइम काफी लंबी मुलाकात भी हुई है। ईरानियन प्रेसिडेंट की बात कर रहा हूँ, तो एग्ज़ैक्टली। उससे कुछ चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी। वो बीच में जब अपना रोल ठीक। प्ले करेंगे, जो कि यकीनी तौर पे करेंगे, वो इसीलिए वो उनके सुप्रीम लीडर है, एग्ज़ैक्टली। उससे चीजें बेहतर होंगी। हम भी यही कोशिश कर रहे हैं
आपके पास इत्तेफाक करता हूँ 1 पेज पे वो आएंगे, ठीक। अगर एग्जैक्टली नहीं यानी आते यानी नहीं तो कि 1 हम पेज पे आएंगे, अगर तभी हम उनके मुल्क की अब सिचुएशन बेहतर ये होगी। कंक्लूड करें, बसर साहब, मैं यही बात क्वेश्चन आपसे भी करना चाह रही हूँ, अगर हम ये कंक्लूड करें कि पासदार इनकलाब और जो इरानियन ऑफिशियल्स हैं, उनकी सोच और उनका रिएक्शन बहुत डिफरेंट है, और जैसे कि ब्रिगेड साहब ने बड़ा अच्छा इसको सबअप किया है कि शायद यही वजह है कि पाकिस्तान बार-बार ईरान की तरफ रुख कर रहा है, अमेरिका फ्लाइट पकड़ के नहीं जाया जा रहा, ईरान के पास जाकर उनसे बात की जा रही है। आप समझते हैं कि ये एक बहुत मुश्किल टास्क है, एक ऐसी कौम को मुत्तहिद करना, एक पेज पे लाना, उनके 2 मुख्तलिफ सेगमेंट्स को लेकर आना, जो ऑलरेडी एक बहुत बड़ा नुकसान उठा चुके हैं। तो डिप्लोमैटिकली पाकिस्तान कितना कामयाब हो सकता है? जी देखिए, कोई शक नहीं इसमें कि पाकिस्तान के लिए ये सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक चैलेंज है। लेकिन चूंकि पाकिस्तान की यही पॉलिसी रहती है कि आप उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है जिसको उन्होंने ऑथोराइज किया है उनके साथ बातचीत करते हैं, उनकी अपनी जो डायनामिक्स है पावर की उसमें कतई उससे आप दूर रहते हैं। ये एक गोल्डन प्रिंसिपल है डिप्लोमेसी का कि जो भी आपकी जो काउंटर पार्ट है नेगोशिएशंस के लिए जिसके साथ आप बातचीत, खासतौर पे ऐसे नाजुक सब्जेक्ट जो कि वॉर एंड पीस का है, उसमें फिर आप हुदूद के अंदर रह के बातचीत कर रहे हैं और करना चाहिए, और यही कुछ हो रहा है। एंड दैट इज व्हाट पाकिस्तान ने किया है कि एक बैलेंसिंग एक्ट बिटवीन द पार्टीज एंड विद इन द पार्टीज। हाँ, ये जरूर है कि जहां बात आई होगी लॉजिक की, जहां बात होगी हमारी अपनी असेसमेंट शेयर करने की, वो जरूर शेयर की गई है। वो हमारे जब फील्ड मार्शल वहाँ असम साहब तशरीफ ले गए थे, 2 या 3 दिन वहाँ रहे थे, तो यही एक प्रोसेस था कि जो उनके मुख्तलिफ सेंटर्स ऑफ पावर थे उन्होंने इनसे सवाल किया होगा डेफिनेटली। इट्स नॉट इजी कि हाउ डू यू अज्यूम या हाउ डू वी ट्रस्ट दिस प्रोसेस, क्योंकि सबसे बड़ा मसला उनका है ट्रस्ट डेफिसिट का, ईरान का और अमेरिका का। तो उस हवाले से फिर पाकिस्तान क्या करते हैं इन हालात में कि अश्योरेंसेस लेते हैं दोनों पार्टी से कि जी अगर आप ये कह रहे हैं तो इससे आप नहीं हटेंगे, चाहे कि आपकी पब्लिक डिक्लेरेशन कुछ भी हो आपकी अपने पब्लिक की कंजम्पशन के लिए, लेकिन असल में आप हमें ये गारंटी दे रहे हैं कि आपने इस पे इत्तेफाक किया है। वही चीज फिर उनसे बात की जाती है। दैट इज व्हाट इज द मीडिएशन, और यही सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड जो प्रोसेस है जो पाकिस्तान ने किया है, और इतनी ऑनेस्टी से, इंटेग्रिटी से और प्रोफेशनली किया है कि आप पे एतमाद तमाम पार्टी ने अब तक रखा हुआ है। अब भी ये कहा जाता है ईरान की तरफ से भी और अमेरिका की तरफ से भी कि जितने भी अभी और ऑफर्स आ रही हैं हमें मीडिएशन की, बट वी ट्रस्ट पाकिस्तान। तो ये पाकिस्तान ने जो अपनी क्रेडिबिलिटी एज ए न्यूट्रल मीडिएटर कहा है या एक बैलेंस मीडिएटर कहा है, और एक क्रिएटिव, कि सिर्फ ये नहीं होता कि आप बताते हैं कुछ नहीं होगा, आप एक पर्सपेक्टिव बताते हैं कि ना करने की हालत में क्या होगा और इसको मानने की सूरत में आपको क्या फवायद होंगे। जी ठीक, लेकिन ये बहुत ही जैसे कहते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन इस वक्त इसलिए बन चुकी हुई है कि डेस्परेट है दुनिया कि इसका आपको सद्देबाब किया जाए। बहुत मुश्किल पेश आ रही है पाकिस्तान को भी मीडिएशन में, तो शायद उतनी ना आ रही हो, लेकिन समझाने में ज्यादा आ रही है, क्योंकि दोनों पार्टी जब अड़ जाती हैं तो मुश्किल हो जाती है इतने बड़े लेवल पे नेगोशिएशन करना। लास्टली मैं पूछना चाहूंगी ब्रिगेड साहब, स्ट्रेंथ के हवाले से क्या लग रहा है आपको कि जो ईरान अभी तक सस्टेन तो करता आ रहा है, लेकिन हमें भी लग रहा है कि बड़ी वीक पोजीशन पे मौजूद है, अब पहुंच चुका है, इससे मजीद कितना को लिंगर ऑन कर सकता है ईरान अगर दोबारा इजराइल हमला करने की तैयारी करता है, या अमेरिका जो है वो मुज़ाकरात कामयाब ना होने के बाद हमला कर देता है, या करेगा भी या नहीं करेगा बिफोर नवंबर? देखें जी, जहाँ तक सस्टेन करने की बात है, ईरान ने सस्टेन तो किया, इस पर तो कोई दो राय नहीं। जैसे मैसेज साहब भी कह रहे थे, हम सब इसके मोतरफ हैं। ईरान ने बड़ी बहादुरी से सस्टेन किया, एज ए नेशन स्ट्रेंथ से सस्टेन किया, लेकिन आप डिफेंसिव पोजीशन पे है ना, डिफेंसिव पोजीशन पे आप सस्टेनेबिलिटी भी कोई एक लिमिट होती है। उनके पास मेन हथियार उनके मिसाइल हैं, वो भी कितने होंगे, वो भी बहुत ज्यादा तो नहीं रह गए। तो बहुत ज्यादा अरसे तक तो इस तरीके की सिचुएशन, फुल फ्लैज बॉम्बिंग एयर स्ट्राइक को आप सस्टेन नहीं कर सकते। इंफ्रास्ट्रक्चर आपका काफी हद तक उसमें
डिस्ट्रॉय हो चुका है, और जब एक मुश्तरका स्ट्राइक इसराइल और अमेरिका करें तो फिर और मुश्किल हो जाता है। अभी तक उन्होंने सस्टेन की, और ये रीजन है कि वो एक स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे है। और 14 पॉइंट MOU तभी तो साइन हुआ था ना, जिसको अमेरिकी अवाम कह रहे हैं कि वो डोनाल्ड ट्रंप की शिकस्त है। तो ईरान के लिए भी सस्टेन करना भी इतना आसान नहीं, और अमेरिका के लिए भी कंटिन्यूस स्ट्राइक्स करना इतना आसान नहीं, क्योंकि अमेरिका के लिए इशू वॉर इकोनॉमिक है, उनकी जो स्ट्रेन है उनकी इकोनॉमी पे। ईरान के लिए तो और बहुत सारी मुश्किलात है। और जैसे आपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की बात की, नवंबर में जो इलेक्शंस हैं, अभी तक तो वहां पर काफी लोएस्ट एब के ऊपर है पॉपुलैरिटी डोनाल्ड ट्रंप की। तो वो भी कुछ ना कुछ इससे निकालने की कोशिश करेंगे। स्ट्राइक जंग कोई ऑप्शन नहीं है अभी तक। अगर अभी तक जंग में कुछ हासिल नहीं कर सके, क्योंकि उनके अपने लोग उनको ये मशवरा दे रहे हैं कि इस जंग से निकलना दोनों चाहते हैं। और जब दोनों चाहते हैं तो बस दोनों को कोई ना कोई अपने लिए वो ऐसा रास्ता निकालना है कि अपने लोगों को लेकिन दोनों की जवाब आवाम दे को सके। कोई फेस सेविंग चाहिए है, क्योंकि ईरान ने बहुत जी ज्यादा जी वो नुकसान उठाया है। ईरान को अपनी कौम को जवाब देना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप साहब चूंकि नवंबर करीब है, उनको भी फेस सेविंग के लिए कुछ ना कुछ प्रेजेंट तो करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि अमेरिका हर बार कोई जंग हारे और अगर गए कि हम जीत गए हैं। अवाम किसी भी मुल्क के इतने बेवकूफ तो नहीं होते, और खास करके आजकल के दौर में 2026 में जब एग्जिस्ट करते हैं, जब फैक्ट्स एंड फिगर्स सबके सामने होते हैं, तो पता चल जाता है कि आप एक ऐसी जंग में अपना पैसा और अपना एनर्जी और रिसोर्सेज क्यों झोंक रहे हैं जो आपकी जंग भी नहीं है। ये सवाल अमेरिका में अब होना शुरू हो चुका है। इसका इम्पैक्ट जाहिर है नवंबर के बाद, नवंबर में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल चूंकि एक ब्रेक का कहा जा रहा है। बहुत शुक्रिया, ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद थे, और फॉर्मर एम्बेसडर जिया बलोच साहब ने वक्त निकाला। दोनों का बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेते फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त डट चुकी है। 27 सितंबर की जो कॉल हुकूमत के खिलाफ दी गई है, उस पर अभी भी महाज खड़ा हुआ है। हमने देखा कि इस डेडलाइन से पहले ही हुकूमत थोड़ी सी घबराई हुई नजर आ रही है। कहा यह जा रहा है कि ये बलवाई है, असलहा लेकर इस्लामाबाद की तरफ अगर चढ़ाई की जाएगी तो फिर सख्त एक्शन भी लिया जाएगा। साथ ही साथ वज़ीर आला KP सुहेल खान आफरीदी साहब खुद भी ये खदशा जाहिर कर चुके हैं कि हो सकता है उन्हें नाअहल करार दे दिया जाए, और ये दावा हुकूमती जराए भी कर रहे हैं। बल्कि बैरिस्टर अकील ने तो यहाँ तक कह दिया कि इसकी चांसेस हैं कि वो शायद नाअहल हो सकते हैं। अब बैक वक्त बहुत सारे महाज हुकूमत के लिए खुले हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी मुश्किल कुछ कम नहीं है। जो ऑडियो लीक हुई सलमान अकरम राजा जनरल सेक्रेटरी और सेनेटर मिशाल यूसुफजई के दरमियान जो गुफ्तगू थी, उसके ऊपर मजीद इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं। शंदाना गुलजार ने आके भी एंट्री मार दी कि वो बताएं कि वो करोड़ रुपए जो आए थे पार्टी फंड में वो कहाँ गए हैं। जो 40 करोड़ रुपए अलीमीन गंडापुर ने दिए थे वो कहाँ गए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि एक बड़ी लंबी फहरिस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात की खड़ी हो चुकी है बिफोर 27 सितंबर। दूसरी जानिब नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है उनका भी हल्की फुल्की आंच पे जो गिला शिकवा है वो जारी है। और जो कुछ कश्मीर के इलेक्शंस में हुआ या उसके बाद अब तक ऐसा लग रहा है कि मजबूरी और जरूरी दोनों चीजें साथ तो चल रही हैं, लेकिन ये कुछ ज्यादा अरसा अच्छे मूड में चलती हुई दिखाई नहीं देंगी। सवाल ये है कि ये मजबूरी और जरूरी का फॉर्मूला आखिर कब तक चलता रहेगा। क्या कोई हुकूमत को चैलेंज दरपेश होगा या नहीं होगा, और पार्टी के इंसाफ के साथ हुकूमत एंगेज कैसे करेगी, एहतजाज को मसल के या फिर डायलॉग से टेबल पर लाकर। बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया पैनल पे अमजद नियाजी साहब ने, पोलिटिकल कोऑर्डिनेटर टू इमरान खान साहब, और इनके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है। साथ ही साथ मुस्लिम लीग नून की भी नुमाइंदगी करेंगे सेनेटर नासिर भट्ट साहब। दोनों का बहुत शुक्रिया। अमजद साहब, लेट्स स्टार्ट विद यू। ये बहुत ही जिसे कहते हैं कि वैसे तो देर आई मेहरबा आते आते, लेकिन देर आए दुरुस्त आए वाला मामला तो है। सुहेल खान आफरीदी साहब ने जो 27 सितंबर की कॉल दी है, पर ऐसा महसूस हो रहा है कि उससे पहले ही इख्तलाफात तूल पकड़ते जा रहे हैं। ये जो नाअहली की बात आफरीदी साहब ने की है, इसके क्या कोई खदशात आपको नजर आ रहे हैं, कोई तासुरात नजर आ रहे हैं? क्या ये पॉसिबल होगा कि 27 सितंबर को या उस तक कोई ऐसा मामला हो जाए कि वो नाअहल हो जाए, या सिर्फ ये एक प्रेशर बताने के लिए नाज़े बया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमा, जैसे कि आप जानती है 26वीं तरमीम और 27वीं के बाद जो है वो हर चीज एक्सपेक्टेड है, क्योंकि जितने भी अब इख्तियारात हैं वो अब जुडिशरी से मुंतकिल होके एग्जेक्टिव के पास आ गए हैं। और इस हालात में कहीं से भी फैसला आना कोई इतना अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि यही तो हम कह रहे हैं कि निज़ाम जो है बजाते खुद गवर्नमेंट की अहम तरीन ओहदे पे मुतमक्कन जो शख्स बैठा है
इंटीरियर मिनिस्टर, उन्होंने खुद कह दिया कि ये निज़ाम कोलैप्स कर चुका है और इसमें अब किसी के लिए कुछ बाकी नहीं रहा। तो इन हालात में आप खुद देख लें कि हमने सिर्फ जो है वो एक पुरअमन जो है एहतजाज की कॉल दी है, जिसमें हम तकरीर के जरिए और कानून और आइन के दायरे में रहते हुए हम प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन उसके ऊपर भी गवर्नमेंट जो है, जैसा कि आपने कहा कि जी गवर्नमेंट जो है कुचल के रखेगी, क्योंकि मुज़ाकरात में तो ये इंटरेस्टेड नहीं है, सिर्फ बयानात की हद तक जो ये पार्लियामेंट और आउटसाइड पार्लियामेंट जो है मीडिया टॉक करते हैं। लेकिन एक्चुअली इनके पास मेरी अकल दानिश के मुताबिक हमें देने के लिए इसलिए कुछ नहीं है कि हमारा तो चूंकि मुतालबा है कि ये मैंडेट इनका नहीं है, और ठीक है, उस पे भी बंदा आगे बढ़ सकता है जब मुज़ाकरात होते हैं। तो हम तो कहते हैं कि जमहूरियत बढ़े, जमहूरियत मजबूत हो, रूल ऑफ लॉ जो है वो यहाँ इस मुल्क लेकिन के लेकिन अंदर साहब, ये लागू हो। जो 27 आजाद सितंबर की कॉल है, ये हुकूमत को घर भेजने की कॉल तो हरगिज नहीं है, क्योंकि अगर होती तो बता दिया जाता। ये तो रसाई की कॉल है एज पर आफरीदी साहब, कि हमें खान साहब तक रसाई जो है वो नहीं दी जा रही, इसलिए हम एहतजाज कर रहे हैं। अब ये नहीं, कॉल खान की आप लोग कैसे रिहाई कामयाब उसको बनाएंगे? तस्दीक, देखिए उसको अफरीदी ने तस्दीक किया है कि मिस कैलकुलेशन हुई है उनके इंटरव्यू की। ना सिर्फ ये जमहूरियत के लिए है, बल्कि तमाम सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमी है, सिक्योरिटी है, खान साहब की रिहाई है, खान साहब के मुकदमात हैं। जो हमने ये नहीं कहा कि हमें एनआरओ चाहिए, हम तो कहते हैं कि आप खान साहब के फैसले मेरिट की बुनियाद पे करें, लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक हकीकी जमहूरियत हो, पाकिस्तान के अंदर हर एक अपना काम करे, ताकि इस मुल्क का निज़ाम जिंदगी चल सके, निज़ाम कारोबार चल सके। ठीक। इस वक्त आप देख लेंगे कि कारोबारी अशखास जो हैं वो यहाँ से छोड़ छोड़ के बाहर दुनिया जा रहे हैं। आपका मेन जो मेजर ब्रेन जो है वो यहाँ से ड्रेन हो रहा है। इसी तरीके के साथ आपकी जो बिजनेस कम्युनिटी है वो यहाँ से जा रही है। तो आप इस माहौल में ये गवर्नमेंट जो है वो नाअहल तरीन है, और एक टोला हम पे ठीक मुसल्लत है, बैठा आप है कह रहे इस हैं कि आप एक गवर्नमेंट का। सिस्टम के खिलाफ जो है वो सड़कों पे बाहर निकलेंगे। बट साहब, बैरिस्टर अकील साहब कह रहे हैं कि सोहेल खान आफरीदी साहब नाअहल हो सकते हैं। इस हवाले से उन्होंने भी खुद आफरीदी साहब ने भी खदशा जाहिर किया है। क्यों घबरा गई है गवर्नमेंट? अभी तो सिर्फ कॉल दी है 27 सितंबर की, भी निकले तो नहीं है उस तरह बाहर। सोहेल खान अफरीदी साहब अगर नाअहल होंगे तो अपना वो कुछ काम ऐसा करेंगे तो वो नाअहल तो देखे ना। अगर मियां नवाज शरीफ साहब को साकिब निसार उन सब लोगों ने नाअहल किया था, वो तो डर गए होंगे, तो किया नहीं था। हम इनको क्यों नाअहल करेंगे अगर वो खुद इस तरह की कोई हरकत नहीं करेंगे? मुझे नहीं यकीन कि ये जो आप कह रहे हैं कि हम क्यों नाअहल करें, हमारी तरफ से वो और 3-3 जगह के पीके चेंज करें, चाहे अपना गंडापुर को लाए फिर उसको ले आए, ये उनके अपने प्रॉब्लम है, हम किसी को नाअहल नहीं कर रहे। नहीं तो फिर अगर आप नाअहल नहीं कर रहे तो फिर आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जमहूरियत तो यही कहती है कि जिसका भी कोई काम नहीं होता है या जिसको भी सिस्टम से प्रॉब्लम है वो एहतजाज कर सकता है एक दायरे में रह के। उनको आने तो दें आप इस्लामाबाद। नहीं, बिल्कुल देखें, वो एहतजाज करें, उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें, वो सुबह शाम एहतजाज करें। तो उनके पास तो केपीके की हुकूमत है, वहाँ हर रोज सुबह उठ के एहतजाज करे। अगर पाकिस्तान इस्लामाबाद में आना चाहते हैं तो उनको जगह दी जाती है, वहाँ एहतजाज करें। उनके लिए बंदे ही नहीं आते। अगर वो बंदे ही नहीं लेके आते या उस इरादे से आते हैं कि पुलिस वाले नजर आएंगे तो उनको जख्मी करना है, वाले नजर आएंगे तो हमने उनको ऊपर अटैक करके उन्हें शहीद करना है, तो इसकी इजाजत तो नहीं दे सकते ना। हुकूमत की जिम्मेदारी होती है अवाम का ख्याल करे, राय का ख्याल करे। हाँ, वो एहतजाज करे, जमात इस्लामी आती है, एहतजाज करती है, उसको जगह मिलती है, 3 दिन बैठते हैं, चले जाते हैं। ये भी एहतजाज करे आए, जहाँ अगर जगह हम इनको देंगे, संविधानिक जगह दी, ये वहां नहीं रुके तो बिल्कुल एहतजाज करे। अब ये हर रोज बेटे देते हैं। लेकिन बट साहब, जमाते इस्लामी में और पीटीआई में फर्क है ना। जमाते इस्लामी में और पीटीआई में फर्क है। जमाते इस्लामी एक बड़ी मिकदार में, एक बड़ी तादाद में वोट लेके ऑपोजिशन के ऊपर अंदर नहीं बैठी हुई है। वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ है जो बगैर किसी निशान के बल्ले के मुख्तलिफ निशानात पे लड़के बैठी हुई है। तो ये फर्क तो है ना
तो आप लोग जमात इस्लामी को तो बिल्कुल एहतजाज करने देंगे, लेकिन आप पीटीआई को कभी एहतजाज नहीं करने देंगे। अच्छा, एहतजाज नहीं करने देंगे तो मुज़ाकरात कर ले। वो भी ऐसा लग रहा है कि आप लोग सुबह में तहिया करते हैं और शाम में भूल जाते हैं। देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है मुझसे। पीटीआई जमात नहीं है, ये हम इनको कहते हैं ना कि आप हमेशा जो है ना ये टोले बन के आते हैं, मुझे बताएं कौन सी पाकिस्तान में ऐसी सियासी जमात है जिसने आके जीएसयू पे हमला किया है, जिसने कोर कमांडर का घर जलाया है, जिसने शोहदा के वो कहते हैं मुजस्मे जलाए हैं। कौन सी ऐसी जमात है? जब आईएमएफ का पाकिस्तान का मुआहदा हो रहा है तो इनको खत लिखते हैं कि पाकिस्तान के साथ मुआहदा ना करना, वरना हम आपके खत्म कर देंगे। कौन सी ऐसी जमात है जो जो हलीमा खान कहती है कि हिंदुस्तान का मोदी जब आएगा तो इनको पता चलेगा, एक थप्पड़ मारेगा इमरान खान बाहर आ जाएगा, यही वही जमात है। ये जमात अब कल क्या हुआ है हमारे इस्लामाबाद में पिंडी में एक बंदे ने फायरिंग की आके जीएसयू के इर्द गिर्द, तो वो कौन था, उसका लिबास कौन था, कौन सा पहना था, उसका ताल्लुक किस जमात से है? ये आपने ठीक कहा कि पीटीआई एक वक्री किस्म की एक टोला है। ये जब आएंगे तो फिर ये जब जिस तरीके से आएंगे कानून उस तरीके से उनसे निपटेगा। सही, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अब जैसा आप पूछना चाह रही थी उस पैगाम के हवाले से भी जो अकबर एस बाबर साहब दावा कर रहे हैं कि उनको इमरान खान साहब ने जेल से भेजा है। इमरान खान साहब ने इस किस्म की बात अंदर साहब अगर करनी होती है तो उन्होंने बैरिस्टर गौहर साहब को कोई पैगाम नहीं भेजा, उन्होंने सलमान अकरम राजा को कोई पैगाम नहीं भेजा। आपकी दानिश क्या बताती है कि क्या वाकई जो अकबर एस बाबर कह रहे हैं वो ठीक है? उनके मेरे ख्याल में एक ऐसा मुतनाज़ा शख्स जो पिछले कई सालों से जो है वो पीटीआई के लिए जो है वो एक नेगेटिव माइंड रहा है। आपको इल्म है कि उसको खान साहब क्यों पैगाम भेजेंगे और उनसे क्या मदद मांगे में, ये तो मेरे ख्याल में एक मजाक वाली बात है। इस पे तबसरा करना भी मुनासिब मेरे ख्याल दानिश में तो नहीं है। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि इस तरह का कोई मामला पेश नहीं होगा, लेकिन जो बात पॉइंट आउट की है वो तो बिल्कुल ठीक है, आपसी इख्तलाफात। ये इतने ज्यादा इख्तलाफात तभी खुल के क्यों आते हैं सामने जब पार्टी या कोई शख्स ये फैसला करता है कि अब हम हुकूमत के खिलाफ जो है वो सड़कों पे बाहर निकलेंगे? फरवा ये एक मीडिया ट्रोलिंग है, इस पे कोई इतना इसको आप सीरियस इसलिए नहीं सर, नहीं ये लें मीडिया ट्रोलिंग नहीं है, ये क्योंकि ऑडियो लीक है। ये वो मेरी बात इंटरव्यूज हैं जो कि समझ कल भी सलमान अकरम राजा साहब ने दिए। मेरी बात समझ लेना। मैं वही कह रहा हूँ कि ये कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है जिसको बढ़ा चढ़ा के बयान किया जा रहा है कि अल्लाह माफ करे कि पार्टी 6 टुकड़ों में चली गई। ये तो चाय की प्याली में तूफान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत बड़ी पार्टी है, एक पॉलिटिकल पार्टी है, और उसका वजूद जो है वो चारों सूबों की इकाइयां हैं और रीजन्स हैं और ओवरसीज पाकिस्तानी है। ये आपने देखा होगा कि जिस पार्टी का लीडर जेल के अंदर बैठ के जीत जाए, और वो खुद आप अंदाजा करें कि ये छोटी मोटी बातों पे तो नहीं इतनी चीजें गड़बड़ हो सकती। इख्तलाफ राय हमेशा जब खान साहब बाहर थे होते थे तब भी हम उनके साथ कर लेते थे कई इशू के ऊपर। आपको याद हो तो उस वक्त आप मीडिया उठा के देखते, कई बातों पे खान साहब से भी लोग इख्तलाफ कर लेते थे। तो यही तो पॉलिटिकल पार्टी का हुस्न होता है कि वो डिबेट में जो है वो आर्गू करे। तो बिल्कुल ये आप मैं सही नहीं कह रहे हैं। समझता कि इसको आर्ग्यू करना या इख्तलाफ राय होना किसी पार्टी का हुस्न होता है, लेकिन एक चीज जो बहुत ही बेसिक चीज है किसी पार्टी की, वो बुनियादी उनका जमहूरी एहतजाज है, उसको लेकर अगर या फंड्स को लेकर फिर इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल को लेकर अगर पार्टी में इख्तलाफात शुरू हो जाए, जो जुनैद अकबर साहब कह रहे थे कि हर शख्स बाहर नहीं निकल सकता, जबकि पंजाब से हमने देखा है कि बहुत ही कम तादाद में बल्कि लोग निकलते ही नहीं है, उस वहां पर आपकी मोबिलाइजेशन सिफर हो जाती है। केपी से आप लोग इकट्ठे कर भी ले, उसके बावजूद शानाना गुलजार साहिबा जो इल्जामात लगा रही है पार्टी फंड्स को लेकर, सलमान अकरम रज़ा साहब उससे बिल्कुल फर्क बात करते हैं। तो ये वो चीजें हैं जो पार्टी की वीकनेसेस बयान करती हैं हुकूमती हलकों में, और फिर शायद यही वजह है कि हुकूमत आप लोगों का एडवांटेज भी ले रही है। को बाहर निकलने ठीक। पे एफआईआर हो जाए, अपनी छत घर की छत पे खड़ा होने पे एफआईआर हो जाए, ये गवर्नमेंट तो मतलब जमहूरी है ही नहीं ना। ये गवर्नमेंट तो ये तो जमहूरियत को ठीक। पनपने ही नहीं देती। इसलिए मैंने कहा कि इनके हाथी के दांत वो क्या कहते हैं ना, खाने के और दिखाने के। और बट सब पीपल्स पार्टी वाले भी क्या आप उनको भी इसी पैराए में काउंट करेंगे? क्योंकि वो तो आपको फॉर्म 47 का भी कह चुके हैं, फिर वो उल्टी गिनती पे आप लोगों ने सीधी उंगलियां भी उनको बता दी, गिनवा दी उल्टी सीधी गिनती जो है
राना सनाउल्लाह, ऐसा लगता है कि मामला आपके ना वहाँ ठीक है ऑपोजिशन के साथ, ना घर में ठीक है इत्तेहादियों के साथ। देखिए, पीपल्स पार्टी वाले मेरे भाई हैं। असल में पीपल्स पार्टी चाह रही थी, जैसे उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में ना ब्लैकमेलिंग करके नीली हुकूमत की हम बजट पास नहीं होने देंगे, लेकिन अब वो चाह रहे थे कश्मीर में ऐसा, तो हम उनके आते तो नहीं खराब करते, कश्मीर में ऐसा नहीं होने दिया हमने। हमने वहाँ इलेक्शन अच्छा। हुआ है, शफाफ इलेक्शन हुआ है, वहाँ वोट मिला है मुस्लिम लीग नून को, हमें 2 तारीख अक्सरियत, हम इंशाल्लाह हुकूमत बना रहे हैं। कश्मीर ये में वादा शफाफ इलेक्शन पैगाम हुए है हैं, जीबी पीपल्स। में आप कह रहे हैं शफाफ इलेक्शन नहीं हुए। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जीबी में एक और बात सुने, देखें ये जमहूरियत है, जब जीबी में इनको एक सीट ज्यादा मिली या इनको मियां शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने मुबारकबाद भेज दी। हम समझते थे कि पीपल्स पार्टी एक जमहूरी जमात है, जब आजाद कश्मीर में ये इलेक्शन हार गए तो उनको चाहिए था कि मुबारक देते मुस्लिम लीग नून को, लेकिन उन्होंने जो वतीरा रखा, हुकूमत भी उनकी 6 महीने से हुकूमत भी वो कर रहे हैं, वज़ीर आज़म भी खुद, एसीडीसी भी उनके खुद, वो क्या बेईमानी होगी है, तो ये तो फिर आप उनसे पूछे, अवाम ने वोट दे दिया नवाज शरीफ को। तो मैं आपको फिर कहता हूँ कि जब 2 साल बाद इलेक्शन पाकिस्तान में होंगे, 3 साल बाद, वहां फिर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग का मुकाबला होगा, चाहे उसमें पीटीआई है, कोई भी जमात है, हमने अपने मंशूर के मुताबिक वो बात करनी है और इंशाल्लाह फिर हमने वोट लेना है। तो बात ये है कि हम जिस वक्त अब वफाक में बैठे हैं सारी सियासी जमातें, वो इसीलिए है कि पाकिस्तान पहले है और हमारे बयानी बयान बाद में, हमने पाकिस्तान को माशाल्लाह दिफा से चाहे सब जो सियासी जमातें जो हुकूमत में शामिल है, तो हमने बेहतरी की तरफ जरूर जा रहे हैं, लेकिन ये चीज कि कोई हमें ब्लैकमेल करे, ये नहीं होगा। पीपल्स पार्टी वाले हमारे भाई है, वो हमारे साथ 3 साल पूरे चलेंगे इंशाल्लाह। चले आप कह रहे हैं कि कोई ब्लैकमेल करे, उसकी ब्लैकमेलिंग को हम जो है वो खातिर में लिखेंगे, चाहे पीटीआई हो या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। लेकिन मैं तो वैसे तमहीद कर सकती हूँ आपको, दे सकती हूँ ये एडवाइस, ये डरे उस वक्त से कि ये ना हो कि जिनको आप कह रहे हैं कि हम खातिर में रखेंगे वो सारे इकट्ठे हो जाएं और फिर वाकई कल्ले हो जाओ। अब साहब हम क्या एक्सपेक्ट करें? क्या 27 पहले कोई मुज़ाकरात होंगे? वाकई 27 की कॉल इतनी इम्पोर्टेंस रखती है अब सुहेल खान अफरीदी साहब के लिए कि वो नाअहल भी हो जाए तो वो फिर भी सड़कों पे निकलेंगे? और ये भी बताइएगा कि ऐसा तो नहीं होगा कि हुकूमत आपको फिर बुलाए और आप चले जाएं और फिर बाद में जब मामला ना तय हो, ना एहतजाज हो, फिर आप सारा मलबा हुकूमत पर डाल दें? हम मज़ाकरात के से कभी भी पीछे नहीं उठे और खान साहब ने दो शख्सियात की मैं समझता हूँ उन्होंने नॉमिनेट किया है अपोजिशन लीडर्स जो हमारे अपर हाउस एंड लोअर हाउस दोनों की को इख्तियार भी दिया है। लेकिन मैंने पहले कहा कि गवर्नमेंट सिर्फ मज़ाकरात का राग लापती है, मज़ाकरात करना नहीं चाहती क्योंकि वो बेनिफिशरी है। अगर देखें मामलात सीधे हो जाते हैं और इस मुल्क के का निज़ाम जो है एक डगर पे चलना शुरू होता है तो ना इनकी पब्लिक इनके साथ है, ना इनको वोट मिले, तो ये किधर स्टैंड करेंगे? तो ये क्यों चाहेंगे कि मज़ाकरात हों और हमारी गवर्नमेंट चली जाए? तो ये तो मतलब कभी भी नहीं चाहेंगे। ये सिर्फ बातें करते रहेंगे मीडिया के अंदर एक बयानिया डेवलप करने के लिए, लेकिन एक्चुअल ये करेंगे नहीं। ये मेरा ख्याल है, मे बी ख्याल में गलत हो, अल्लाह करे कि ऐसा ना हो। लेकिन हालांकि जमहूरियत के अंदर तो आप एक अपोजिशन होती है, गवर्नमेंट होती है, ना चाहते हुए गवर्नमेंट जो है उसको स्टेप लेने पड़ते हैं क्योंकि इस मुल्क के जो इस वक्त जो संगीन मसाइल हैं वो मसला है आपकी इकोनॉमी जो कोलैप्स कर रही है और बल्कि कर चुकी है। उसके अलावा ये निज़ाम खुद कह रहे हैं कि कोलैप्स कर चुका है। आप और इस निज़ाम में ना किसी मजदूर के लिए, ना किसी बिजनेसमैन के लिए और ना किसी भट्ठे पे काम करने वाले मजदूर के लिए कुछ बाकी रहा है, बल्कि एक वक्त की रोटी से लोग 13.5 करोड़ लोग चले गए। तो आप फिर दूसरी अपना बेरोजगारी है वो भी पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा हाई रेट कर रही है। दुनिया के किसी ममालिक ने पेट्रोलियम मसनूआत में बड़ा कम इजाफा किया है। पाकिस्तान है कि हर रोज इजाफा भी हो रहा है। बट साहब मुझे ये बताया, अमजद खान नई साहब कह रहे हैं, कहते हैं ये ट्रक की बत्ती के पीछे लगाएंगे, इन्होंने बातचीत कोई नहीं करनी है, ये खौफजदा है। आप लोगों ने वाकई बात नहीं करनी है? ये जो भी चीफ वेब से मुलाकात हुई थी कुछ दिनों पहले अयाज सादिक साहब की, वो भी सिर्फ ऐसे ही था, टाल मटोली थी? देखिए, मैं एक बात आपको बताऊं, ये जब गीदड़ धमकी देते हैं पहले कहें जी वो पूरी कर ले, हम चाहते हैं हम देख लें इनके अंदर ये जो लोगों को ये वो कहते हैं ना
कि इन्होंने जो ड्रामा रचाया हुआ हम आएंगे, ये तारीखें खुद लेते हैं। हम ईद के बाद आ रहे हैं, छोटी ईद के बाद आ रहे हैं, बड़ी ईद के बाद आ रहे हैं, अब हम निकलेंगे तो नहीं छोड़ेंगे। अब ये इनकी बातें खुद ही चलती रहती हैं। ये आज है, ये कह रहे हैं ना जुमेरात को हम आएंगे, हम इनका इंतजार करेंगे, उसके बाद इनसे बात करेंगे। ये 27 सितंबर को आ गए, उसके बाद इनसे बात करेंगे। हम बात करने के लिए पीएम साहब सुबह शाम तैयार थे, तैयार हैं। जब अभी भी उनसे हाथ मिला के कहा कि हमारी एक टीम बनी हुई है जिसको चले, अगर आप बात करने के लिए तैयार है भट्ट साहब, बात करने के लिए तैयार हैं सेंटर साहब, तो फिर उसका पहल ये कर लें कि आप मुलाकात करा दें। मुलाकात की बात होती है तो राना सनाउल्लाह साहब पहले से ही बता देते हैं कि जुमेरात को भी मुलाकात नहीं होगी। अब कल जुमेरात है। मुझे एक बात बताएं, ये मुलाकात का सिलसिला जो बंद हुआ है किन की वजह से हुआ है? ये खुद अदालत में गए हैं। खुदारा आप रियलिटी बताया करें। ये अदालत में भी इन्होंने कल किताबें दी है ना, तो डिप्टी सुप्रीटेंडेंट जेल ने कहा कि किताबें दे दी, अदालत को जवाब दिया है, किताबें चली गई है ना। वैसे मैं नहीं समझता कि वो कहे थे और इमरान खान की एक रिहाई हो गया तो किताबें लेके पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है अल्लाह ने उसको बिल्कुल दोनों आंखें ठीक दी हुई है, वो पढ़ रहा है, देख रहे हैं। हमें इसमें खुशी है कि वो बंदा बिल्कुल सेहतियाब है। लेकिन ये इनके बयानिए झूठ, अभी ब्लड प्रेशर लो हो गया, फलां हो गया है, ये इस चीज के तरफ जाते ही नहीं कि इमरान खान अगर जेल में है तो क्यों है, बाहर आएगा तो कैसे आएगा। अदालत ने इसको जेल भेजा है, अदालत में जाके इसके लिए वो बेगुनाही साबित करेंगे, अदालत इसको बाहर लाएगी। ये चाहते ही नहीं वो बाहर आए। जब वो बाहर आए तो ये किधर जाएंगे? तो आज भी कहता हूं कि ये जाए अदालत में अपनी बेगुनाही साबित करे, कल अदालत उसको छोड़ दे। हुकूमत को कोई इतराज नहीं है, ना हुकूमत उसको जेल से बाहर ला सकती है, ना हुकूमत ने जेल भेजा है। वो 190 मिलियन केस है, बाकी केसेस है। मेरा बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, कल मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज।